खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। रैली निकालकर उठाई छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग। वहीं कला कॉलेज के छात्रों ने जयपुर तक पदयात्रा भी की आरंभ। कावड़ लेने गए युवक के लापता होने के बाद पत्नी और बच्चों ने छोड़ा खाना। रामनगर निवासी परिजनों ने मुजफ्फरनगर और हरिद्वार थानों में करवाई रिपोर्ट। इलेक्ट्रिक स्कूटी में चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से लगी आग। रामानंद नगर में जले स्कूटी सहित आसपास खड़े कई वाहन। और अजय अग्रवाल को कांग्रेस से निकाले जाने को लेकर जारी है प्रतिक्रियाएं। वहीं अग्रवाल ने अब तक सहयोग देने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जताया आभार। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर आवाज लगातार बुलंद हो रही है। इसी क्रम में अलवर के जेल सर्कल से बाबू शोभाराम आर्ट्स कॉलेज तक छात्रों ने रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद जयपुर की ओर पदयात्रा शुरू कर दी। इस मौके पर छात्र नेता अंकित गुर्जर और विनोद ने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार चुनाव कराने को लेकर चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में जयपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। इस पदयात्रा में करीब 30 छात्र शामिल हैं, जो रास्ते में अन्य विद्यार्थियों को भी जागृत करेंगे। आज छात्र संघ चुनाव को बहाल कराने के लिए आज जेल की सर्किल से BSR कॉलेज में प्राचार्य को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन के बाद हम यहीं BSR कॉलेज से ही जयपुर के लिए कूच करेंगे और सीएम का घेराव करेंगे। वहां जाकर हम और उनको बताएंगे कि हम आज अलवर से यहाँ पे चलेंगे और अपना वहाँ जाके ज्ञापन देंगे। कितने युवा जाओगे? यहाँ पे लगभग हम 2-3 दर्जन युवा यहाँ से जाएंगे। 2-3 दर्जन। छात्र संघ चुनाव बहाली के लिए आज हम BSR कॉलेज में प्राचार्य जी ज्ञापन सौंप रहे हैं और लगातार 3-4 प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया इस बात पे। अब हम यहाँ से ज्ञापन देने के बाद जयपुर पदयात्रा लेके जाएंगे, तो सभी युवा साथी साथ हैं। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। कब जाओगे? अभी आज ही निकलेंगे, देखते हैं कब पहुँचते हैं। 3-4 दिन लगेंगे, जब भी पैदल जाएंगे यहाँ से। जयपुर कहाँ पे जाओगे? CM हाउस। वहाँ क्या करोगे? वहाँ CM साहब से मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे इस मैटर में क्या करोगे क्या नहीं भविष्य में। अगर नहीं करेंगे तो हम घेराव करेंगे वहाँ पे भी। गौरतलब है कि इससे पूर्व राजर्षि कॉलेज और मत्स्य यूनिवर्सिटी परिसर में भी प्रदर्शन किए जा चुके हैं। उधर कला कॉलेज पहुंचे छात्र नेताओं ने कहा कि पिछले 2 साल से राज्य सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रही है, जबकि यह चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है। क्या मांगे हैं? आपने प्रिंसिपल को मिलकर ज्ञापन दिया है, क्या कहना चाहिए? हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हम चाहते हैं दोबारा से छात्र संघ चुनाव हो। हम पहले यहाँ पे रहते थे, छात्र संघ चुनाव की तैयारी करते थे, छात्रों के लिए लड़ाई लड़ते थे। अब क्लास ही नहीं लग रही, बच्चे बाहर बैठ रहे थे, पहले हम लड़के हमने क्लासें लगवाई हैं। हर कॉलेज में एक छात्र संघ अध्यक्ष होता है जो लड़ाई लड़ता है छात्रों की। और छात्र संघ चुनाव होंगे, वापस से हम यहाँ पे राजनीति करेंगे। छात्र संघ से ही बच्चा आगे राजनीति में जा सकता है। एक पहली सीढ़ी है राजनीति की जो आपको आगे ले जाती है। जैसा कि आपको पता है, पिछले 2 साल से राजस्थान सरकार चुनाव नहीं करा रही है। कॉलेजों के बाकी सारी चुनाव करा रही है। हमें ये आज तक समझ नहीं आया कि इनको छात्र संघ चुनाव कराने में परेशानी क्या है। जब कॉलेज तैयार है, यूनिवर्सिटी तैयार है, छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो जो कॉलेजों में जो बच्चे आते हैं वो दूर दराज से आते हैं। हमारी बहन बेटियाँ आती है, वो ही परेशान होती है। एक काम नहीं करके देते, ना टीचर करके देते, ना इनकी क्लासें लगती है। हम छात्र संघ अध्यक्ष रहे, हमने भी लड़ाई लड़ी है, इनकी क्लासों के लेकर लड़ी है। टीचर दिन भर ऑफिसों में बैठे रहते हैं, इसकी हवा खाते, ना कि बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे डोलते रहते हैं काम खा के। इसी को हमारी मांग है कि छात्र संघ चुनाव कराया जाए और इससे आगे भी हम और उग्र आंदोलन करेंगे। आप छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, अब ये बताइए कि सरकार क्यों नहीं कराना चाहती छात्र संघ चुनाव? क्या कारण नजर आता है आपका? आप अनुभवी छात्र नेता है। ये देखिए, यही चीज़ हमें समझ नहीं आती क्यों कराना चाहती, पता नहीं। इनको डर लगता है क्योंकि अगर युवा नेता अगर कॉलेज से उठेगा, उसके साथ भीड़ भी रहेगी युवा, सैकड़ों युवाओं की। क्या पता इनकी सरकार को कोई डर हो, इनकी सरकार को डूबने का डर हो। आपको लगता है कि युवाओं से सरकार डरती है? युवाओं से डरती होगी, जब भी चुनाव नहीं कराई। नहीं, पहले कांग्रेस सरकार कराती थी। सैकड़ों की तादाद में छात्र हैं, छात्र संघ अध्यक्ष हैं कई कॉलेजों के।
सभी ने कई वर्षों से बंद छात्र संघ चुनाव को पुनर्चालू कराने की मांग को लेकर यहाँ कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन दिया है कि आप यहाँ की लेटर पैड पे शिक्षा आयुक्तालय जयपुर ज्ञापन भेजे हमारा, और खुद कॉलेज की लेटर पैड को भी भेजे, ताकि छात्रों की जो समस्याओं के लिए जो चुनाव होते हैं कि कॉलेज प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन मनमानी ना करे। उसके बीच में छात्र संघ अध्यक्ष रहता है, छात्र संघ कमेटी रहती है जो बीच में मीडिएटर रहती है। छात्राओं की मांगों को उठाती है, उनकी विभिन्न मांगों की पूर्ति करती है और उनके विभिन्न मुद्दों को आगे तक पहुंचाती है, ताकि छात्र छात्राओं को कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में परेशानियां ना हो। लेकिन राजस्थान सरकार है जो छात्र संघ चुनाव को चालू कराने का नाम ही नहीं ले रही। बाकी सारे चुनाव चल रहे हैं। एक छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहला कदम है, राजनीति की पहली कड़ी है, जिससे राजनीति में पहला कदम रखा जाता है। आज निर्मल चौधरी को ले लो और वो हमारे युवा एमएलए भाटी जी को ले लो, ये सब छात्र संघ अध्यक्ष लेकर यहाँ तक पहुंचे। युवाओं को ये कैसे तरासेंगे? युवा जब पहली राजनीति की सीढ़ी तलाशता है तो वो छात्र राजनीति से शुरू करता है और छात्र संघ चुनाव लड़ता है। उसके बाद वो अपना संघर्ष चालू करता है, जो कि सभी पार्टियों के नेता देखते हैं, सभी पार्टियां देखते हैं, सभी प्रशासन की नज़र में रहता है, और उसकी जो उसके अंदर छात्र नीतियां रहती हैं उनको वो अपनी सामने रखता है। तो उसको लेकर, विभिन्न मांगों को लेकर हमने आज यहाँ ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन अभी साथियों से बात करेंगे, कलेक्ट्रेट भी देंगे। उम्मीद है कि हम सब कमेटी बनाकर कम से कम सैकड़ों की तादाद में पैदल यहाँ से जयपुर मोड़ मार्च करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं हकमुद्दीन, आर्ट्स कॉलेज से पूर्व अध्यक्ष हूँ, और यही हमारी सबकी मांगे हैं। उधर कला कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर अशोक आर्य ने बताया कि ज्ञापन को राज्य सरकार को भिजवाया जा रहा है। यदि सरकार के आदेश हुए तो यह चुनाव कराने में महाविद्यालय प्रशासन को कोई कठिनाई नहीं है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कला कॉलेज में अभी करीब 6800 विद्यार्थी हैं। छात्र नेताओं ने छात्र संघ के चुनाव के लिए ज्ञापन दिया है। वो कह रहे हैं कि भाई विगत 2 वर्षों से छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा, तो राज्य सरकार से मुख्यमंत्री के नाम पर उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। मुख्यमंत्री को कॉलेज की लेटर पैड पर लिखकर भेजे, जिससे छात्र संघ के चुनाव आगे इस सत्र में हो सके, इसलिए ज्ञापन दिया। सर, अगर सरकार आदेश देती है तो क्या तैयारी है छात्र संघ चुनाव को लेकर? सरकार आदेश देती तो हम तत्पर है करवाने के लिए, हमारे पास पूरी तैयारी है। हम अवलंब करवा देंगे जो भी सरकार के निर्देश मिलेगा उनके अनुसार। सर, इस समय कितने छात्र संख्या है अपने कॉलेज? अभी हमारे 6800 के करीब छात्र संख्या है टोटल, और अभी एडमिशन प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, उसमें और भी बढ़ सकते हैं। तो चुनाव कराने में कहीं कोई दिक्कत नहीं? चुनाव कराने में हमारा कोई दिक्कत नहीं है। यदि राज्य सरकार यदि आदेश देती है तो सरकार का आदेश का अनुसार, सरकार के अनुपालन में हम तत्पर हैं। हरिद्वार कावड़ लाने गया एक युवक लापता हो गया और उसका 17 जुलाई से कोई सुराग नहीं मिला। ऐसे में युवक की पत्नी और बच्चों ने खाना तक छोड़ दिया है। यह युवक एनईबी क्षेत्र की रामनगर कॉलोनी का निवासी है। वह 17 जुलाई को करीब 30 लोगों के साथ कावड़ लेने हरिद्वार गया था, लेकिन वहां से लापता हो गया। जबकि उसके साथ गए कावड़िए अलवर पहुंच गए और शिवालयों में बुधवार को यह कावड़ चढ़ा दी गई थी। वहीं परिजन लगातार युवक संजय की तलाश कर रहे हैं। अब उन्होंने हरिद्वार और मुजफ्फरनगर थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है। साथ ही एनईबी थाने पहुंचकर युवक की सकुशल वापसी की गुहार लगाई है। ये 17 तारीख को गए हैं जी, ठीक है, हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार से आते टाइम हुए बताया ये मुजफ्फरपुर। कहाँ से गए थे ये? यहीं से रामनगर। अच्छा, तो कावड़ क्या लेकर आ रहे थे, क्या कर रहे थे? लेके आ रहे थे। फिर कौन सी जगह की घटना है ये 60 किलोमीटर उल्ली तरफ की बात है, मुजफ्फरनगर। अच्छा, वहाँ से लैटरिन करने गया है या और कुछ बात हुई है, क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है तो उसको पता चले। कितने लोग गए थे यहाँ से? 30-35 आदमी गए थे। तो आज तक पता नहीं लगा? आज तक पता नहीं लगा। क्या नाम है उनका? कालू राम। क्या हुआ था, कब गया था कावड़ लेने? ये 17 तारीख को गया था। कहाँ से? ये रामनगर कॉलोनी से। अच्छा, कौन सी जगह गया था? हरिद्वार। अच्छा, हरिद्वार से कावड़ भर के वापिस आ रहे थे। वो नगर को नाम बताइए भाई। मुजफ्फरनगर अच्छा, आस पास। फिर वापिस वो मिला ही, उतरा बिछट गया, वो जो और पीछे मिला ही नहीं। कावड़ आ चुकी है यहाँ पे।
अच्छा, कावड़ कौन लेकर आए थे उनकी? जो आदमी है जो और लोग गए जी। वो कावड़ लेकर आ चुके? हाँ। तो आपने ढूंढा फिर उनको? आप तुमसे इतला करते रहे हैं, अब हमने सोची कावड़ के लारा कितने दिन हो गए उनको? वो 17 से गए, कल आज तक नहीं आया। आज तक नहीं आया? हाँ। कोई फोन समाचार वगैरह? कुछ नहीं, फोन गाड़ी में ही है उसकी नहीं। पिछले अरसे में पेट्रोल के बढ़ते दामों के चलते इलेक्ट्रिक स्कूटी का चलन बढ़ रहा है, लेकिन यदि चार्जिंग में सावधानी नहीं बरती गई तो खतरा भी हो सकता है। कुछ ऐसी ही घटना अलवर के वार्ड 28 स्थित रामानंद नगर में सामने आई है। जानकारी के अनुसार यहां का निवासी लोकेश यादव गत रात्रि करीब 10 बजे अपने घर के पोर्च में इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्जिंग पर लगाकर सोने चला गया था, लेकिन देर रात करीब 2 बजे धमाके के साथ नींद खुली और पता लगा कि पोर्च में आग लग चुकी थी। वह दूसरे दरवाजे से बमुश्किल वहां तक पहुंचे और पानी डालकर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक स्कूटी जलकर खाक हो चुकी थी। इसके अलावा आग ने पास खड़ी बाइक, टीवीएस, स्कूटी, कार और बच्चे की साइकिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। इससे यह वाहन भी आधे से ज्यादा जल गए। यदि इन गाड़ियों के पेट्रोल टैंक आग पकड़ लेते तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। स्कूटी चार्जिंग पर लगी हुई थी, रात को शॉर्ट सर्किट हुआ उसके अंदर और उसके अंदर आग लग गई। के बाद में जैसे ही धुआं वगैरह और तेज आवाज़ हुई तो हम बाहर निकल के बाकी की जो गाड़ियाँ थी उनको हमने खींच के बाहर निकाला। उसके बाद में आग ने तब तक और तेज हो गई थी आग, और फिर पानी वगैरह डाला, बचाव का कोशिश करा, लेकिन तब तक काफ़ी कुछ नुकसान हो चुका था। लगभग कितना नुकसान हुआ? 3 से 4 लाख रुपए का कम से कम नुकसान हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अलवर शहर से प्रत्याशी रहे और भाजपा को टक्कर देने वाले पूर्व सभापति अजय अग्रवाल को हाल ही कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसके पीछे कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा से उनकी पूर्व की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी वजह बताई जा रही है। वहीं जिलाध्यक्ष मिश्रा ने साफ तौर पर कहा है कि अग्रवाल लगातार भाजपा के पक्ष में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। इसके जवाब में पूर्व सभापति अग्रवाल कह चुके हैं कि इसके उलट कांग्रेस के कुछ नेता अंदरूनी तौर पर भाजपा के साथ हैं। बहरहाल इस मामले में जहां प्रतिक्रियाएं जारी हैं, वहीं अग्रवाल ने पिछले कुछ सालों में कांग्रेस में रहते हुए उन्हें सहयोग देने वाले कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता SR यादव के अनुसार यह पार्टी का आदेश है। हालांकि दल बदलू नेताओं से वह परहेज करते हैं। हमारे शीर्ष नेता भौर जितेंद्र सिंह, टीकाराम जूली यहाँ प्रतिपक्ष नेता हैं, और जिला अध्यक्ष का निर्णय सेल्फ नहीं हो सकता। वो किसी को इस प्रकार से पार्टी के किसी सदस्य को निष्कासित नहीं कर सकते। ऊपर से ही किसी विचारों का दबाव बना है, तब अजय अग्रवाल जी को निष्कासित किया है। ये बड़े विचार के विषय है वैसे तो पार्टी के लिए, लेकिन इससे पहले बिना गुप्ता जी को भी किसी न किसी गतिविधि से पार्टी में पाया गया तो पार्टी ने उनको निष्कासित किया, और करना भी चाहिए। जिस थाली में खाए उस थाली से तो उस बगावत कोई करता है तो निश्चित तौर पे एक अखरता है। और मैं समझता हूँ ये दल बदलू इशू है ना, ये मुझे तो अच्छा नहीं लगता। आज मैं कांग्रेस में हूँ, कल बीजेपी में, कल बीजेपी से कांग्रेस में, सपा में, बसपा में, ये सब दैट इज रॉन्ग। ये पॉलिटिक्स का एक इशू स्टैंड है, ये गलत है। मैं समझता हूँ ये किसी समय हमारी पुष्पा गुप्ता हमारे पास आई, वो भी भारतीय जनता पार्टी से आई, अजय अग्रवाल ही नहीं, वो भी आई थी। और सेम योगेश मिश्रा भी प्रधान के समय में भारतीय जनता पार्टी से ही बना था और हमारी पार्टी का दामन थामा, और वो निस्वार्थ और एक ईमानदारी से काम कर रहा है तो पार्टी ने एक्सेप्ट किया हुआ है। कल वो भी कुछ करेगा तो पार्टी उसके ऊपर भी निर्णय लेगी। लेकिन जहां तक मेरा विचार ये है कि पार्टी से बगावत के कोई भी किसी भी सदस्य को पार्टी की विचारधारा से भटकना नहीं चाहिए। कोई न कोई बात होती है तो बड़े लीडरों से बैठ करके बात किया जाए, और वो जो रिएक्शन में करेंगे, जो एक्शन लेंगे, उसको अमल करना चाहिए। अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस प्रकार से गैर पार्टियों से समझौता या बात करना ये मैं उचित नहीं समझता। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा के अनुसार अजय अग्रवाल ने नगर परिषद सभापति रहते हुए कई विकास कार्य किए थे और जनता से उनका गहरा नाता रहा है।
वहीं पार्टी से निकालने का मामला अंदरूनी है, हालांकि फिर भी यह गलत किया गया है। देखो, अजय अग्रवाल का निष्कासन कांग्रेस पार्टी का निजी मामला है, आपसी मामला है। ये तो पार्टी ही जाने तो क्यों निकाला। लेकिन जब तक व्यक्तिगत मैं उनको जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से भी, तो अजय अग्रवाल बहुत ही स्पष्ट वक्ता और कार्य करने वाले आदमी हैं, साफ सुथरे आदमी, उनके यहाँ भ्रष्टाचार कोई आरोप नहीं है। वो जब नगर परिषद के चेयरमैन रहे अलवर में तो बहुत कार्य किए, उनके कार्य के कारण ही उनको अच्छे वोट मिले थे। वो एक अच्छे साफ सुथरे व्यक्ति आदमी हैं। तो बीजेपी से भी जो उनको निकाला था उसमें क्या मामला? अब ये पार्टी का मामला, नहीं विचार मिले, नहीं मिला है, निकाल दिया होगा। योगेश मिश्रा भी बीजेपी से कांग्रेस में गए, बीजेपी से प्रधान रहे और आज कांग्रेस में। तो पार्टी का बदलना करना है तो निजी व्यक्ति के विचार के ऊपर है, किस तरह का माहौल है। अजय अग्रवाल जी आरोप लगाते हैं कि उन्होंने चुनाव की टीस निकाली है कांग्रेस योगेश मिश्रा ने। हाँ, अजय अग्रवाल जी कहते हैं योगेश मिश्रा ने मेरा विरोध किया था पार्टी में, तो ये उनके विचार है। उधर अजय अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है। इसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 6.5 वर्षों तक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में अग्रवाल का साथ देने वालों का वह आभार जताते हैं। इन कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव के दौरान दिन रात मेहनत कर उन्हें नजदीकी मुकाबले में लाने का पुरजोर प्रयास किया था। साथ ही यह भी कहा कि यदि किसी को ठेस पहुंची है तो वे क्षमा प्रार्थी हैं। गौरतलब है कि अजय अग्रवाल को लेकर अंदरूनी तौर पर पार्टी में सरगर्मियां जारी थी और उन्हें अचानक 6 साल के लिए निकाल दिया गया। यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। अजय अग्रवाल एक समय भाजपा के प्रमुख नेता थे और सभापति भी थे। अलवर शहर से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन सीमित वोट ही प्राप्त कर पाए थे। इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली उन्हें कांग्रेस में लेकर आए थे और हाल ही शहर से चुनाव भी लड़वाया गया था। लेकिन अब वरिष्ठ नेताओं ने भी अपना हाथ खींच लिया और उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। और वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर भी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। गौरतलब है कि नए नामों पर भी भाजपा में विचार शुरू हो गया है। इनमें राजस्थान से जुड़ाव रखने वाले ओम माथुर भी हैं, जो सिक्किम के राज्यपाल हैं। पिछले दिनों अलवर में उनका अभिनंदन कार्यक्रम भी हुआ था। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत सहित कुछ अन्य नाम भी चल रहे हैं। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसआर यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा द्वारा उपराष्ट्रपति पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। इस वजह से धनखड़ ने मजबूरी में इस्तीफा दे दिया। इससे भाजपा की कथनी और करनी सामने आती है और बिहार चुनाव में जनता को इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पे देश जान चुका है भारतीय जनता पार्टी के विचारों को। जिस प्रकार से धनखड़ जी ने कितने दबाव में जो कार्य किया है, उससे उबने के बाद ये निर्णय लिया है। मैं समझता हूं ये जाट कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेंबर होता है वो सेकंड मेंबर है। पहला राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति दूसरा देश का सदस्य होता है, और उसके साथ उसने इस्तीफा देना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले देश के अंदर मैं समझता हूं बीवी गिरी साहब ने दिया और रामास्वामी ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। अभी फिलहाल जो ये तीसरा देश का दुर्भाग्य है, एक उपराष्ट्रपति पद, एक संवैधानिक बड़ा पद देश का, उसने इस्तीफा देना पड़ा है। बीबी गिरी साहब तो राष्ट्रपति बनने के लिए इलेक्शन लड़ना था इसलिए दिया, लेकिन इन्होंने तो अपने कारणों को छुपाया है एक अपना स्वास्थ्य का हवाला दे करके। मैं समझता हूँ ये हवाला नहीं देना चाहिए। ये तो स्पष्ट हो चुका है, देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी है उसका इतना भयंकर उनके ऊपर दबाव था, इसी कारण से इन्होंने इस्तीफा देना पड़ा है। और इससे पहले मलिक साहब जो जाट समुदाय से आते थे, जो कश्मीर के जो उपराज्यपाल, पूर्व उपराज्यपाल थे, उन्होंने भी इसी भावना से वहां से इस्तीफा दिया। और क्यों? वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा किसानों से, युवाओं से उनसे दूर भागने की कोशिश करी थी। किसानों के साथ क्या हुआ? और मलिक साहब किसान का बेटा था, उसने किसानों की बात रखी, और धनखड़ साहब भी किसान के बेटे हैं।
मैं समझता हूं ये हमारे राजस्थान के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा है, जो कि झुंझुनू जिले से आते हैं और हमारी कांग्रेस के विचारधारा के भी उसके डीएनए में है, क्योंकि कांग्रेस की सदस्यता भी उनके पास रही है, कांग्रेस से चुनाव भी लड़े हैं, हार गए वो अलग बात है, बाद में हमारी पार्टी से वो लग करके भारतीय जनता पार्टी के दामन थामा, लेकिन उसके डीएनए में है कांग्रेस की विचारधारा। तो ये मैं समझता हूं हमें महसूस होता है, देश की जनता को महसूस हो रहा है, इस इतने बड़े संवैधानिक पद के ऊपर रहने वाले को भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार से दबाव बनाया तो आखिरी में उसको इस्तीफा देना पड़ा। और ये मैं एक एग्जाम्पल वो कहते हैं ना कि जो घर का मुखिया बाहर पंजीरी खा करके आनंद ले रहा हो और घर के अंदर सदस्य भटक रहे हो, तो निश्चित तौर पर भटकना ये शो हो गया और ये दुर्भाग्य है देश के लिए। और ये एक कम्युनिटी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा है। जाट समुदाय, यादव समुदाय के जो देश की जनसंख्या को जो एक बहुत बड़ा टूल देते हैं विधानसभा लोकसभा के अंदर, उनके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा है। क्यों संख्या जाटों की और यादवों की ये संवैधानिक पद पे जब जाता है ना, तो दूसरे जो बनिया ब्राह्मण की जो लॉबी है वो सोचती है कि इसको क्यों रखें, तो कहीं ना कहीं इस पर भी इशारा हो रहा है। और मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्य है देश के लिए, और देश की जनता ने सोचना चाहिए और आने वाले जो बिहार इलेक्शन में इसका बदला लेना चाहिए। उधर भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा के अनुसार जगदीप धनखड़ का स्वास्थ्य काफी समय से खराब था। वह अपनी पत्नी के जन्मदिन पर घर में रहते हुए भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ऐसे में उन पर दबाव बनाए जाने की बात गलत है। साथ ही उन्होंने अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया है। उपराष्ट्रपति ने जो इस्तीफा दिया है वो स्वास्थ्य कारणों से दिया है। उनके आपको ध्यान हो तो वहाँ थे झारखंड में कुमाऊं विश्वविद्यालय की मीटिंग में, और उसमें अचानक बेहोश हो गए थे, तो मीटिंग छोड़नी पड़ी थी, कैंसिल हो गई थी। और 17 तारीख को एम्स में भर्ती हुए सीने में दर्द के कारण, 3 दिन एम्स में रहे। तो इसका मतलब बीमार तो ये थे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष कह रहा दाल में काला है। अब देखो विपक्ष तो ये भी कहते थे कि खड़गे ने कहा, आपने देखा ना विपक्ष को बोलने ही नहीं देते राष्ट्रपति, जब तो बुरे लग रहे थे। और अपने जयराम रेवस ने भी कहा इनको तेरे ध्यान हो तो, इनको चेयर मेंबर का चेयरपर्सन कहा, कुछ ऐसे कहा। तो ये तो विपक्ष का काम तो विरोध करना, एक तरफा नहीं देखना चाहिए। स्वास्थ्य कारण ही मानते हैं मेरे तो दिमाग में स्वास्थ्य कारण है। बाकी मैं इनको व्यक्तिगत वैसे भी जानता हूँ, ये हाई कोर्ट में अच्छे वकील रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत किए, राजस्थान से विधायक भी रहे, राज्यसभा सदस्य भी रहे, से केंद्रीय मंत्री भी रहे। इन पर कोई दबाव नहीं है? मेरी समझ में कोई दबाव नहीं। स्वास्थ्य के कारण तो हैं, क्योंकि जब 3 दिन में जो आदमी एम्स में रहे हैं और घर में पत्नी के जन्मदिन पे भी जब नहीं उपस्थित हो सके घर में रहते हुए, तो स्वास्थ्य कारण तो है। पुजारियों ने कई मंदिरों में पूजा के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा अभद्र बर्ताव के आरोप लगाए हैं। अलवर पुजारी परिषद की बैठक गुरुवार को राजर्षि अभय समाज स्थित मंदिर भर्तृ धाम में की गई। इसमें शहर के पुजारियों ने भाग लिया। परिषद अध्यक्ष पंडित राजेंद्र शर्मा के अनुसार कई समाज कंटक मंदिर में पूजा के दौरान पुजारी का अपमान और दुर्व्यवहार करते हैं। इसके समाधान को लेकर चिंतन किया जा रहा है। साथ ही आगामी दिनों में सम्मेलन भी होगा। इसमें जयपुर से विधायक बाल मुकुंद आचार्य और तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ को भी आमंत्रित किया जाएगा। अभी आपने देखा था हाल में नादिया मोहल्ला में एक जो है भैरू बाबा का मंदिर देवस्थान विभाग का है। देवस्थान सेवा मंदिर के पुजारी 3-4-6 पीढ़ी से उस मंदिर की सेवा पूजा करना है, पर कुछ लोगों ने सामुदायिक रूप से कुछ मिल करके एक देवनारायण मंदिर की स्थापना जबरदस्ती बोर्ड लगा दिया और मंदिर को बेदखल कर दिया और वो ताला लगा दिया। उसके हम कोतवाली में रिपोर्ट भी दर्ज कराइए, CTCU से भी मिले हैं। आज ये मुद्दा है कि ये जो छोटी छोटी समस्या पुजारियों पर आए दिन अत्याचार की जो संगठित हो रहे हैं, इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि पुजारी ही भगवान के अधीन है। पुजारी के अंदर में भगवान रहते हैं, भगवान सबका कल्याण करते हैं। तो ये आज एक शुरुआत होकर के एक क्रांति बड़ी जोर से चलने वाली है और मंदिरों पर आए दिन जो समस्या है, पुजारियों को अपमान किया जा रहा है, पुजारियों का निरादर किया जा रहा है,
इस तरह की व्यवस्थाओं को संगठित होकर पुजारी खड़े हो गए और ये छोटी छोटी समस्याएं हल करने के लिए पुजारी परिषद संगठित होकर के अलवर में भी खड़े होने वाला है। अब तुरंत इसी आज बैठक में चर्चा की जाएगी कि आगामी जो डेट मिलेगी उसमें बहुत बड़ा सम्मेलन, जिसमें बाल मुकुंद जी जो एमएलए हैं वो भी मंदिर के पुजारी हैं, गोपाल शर्मा वो भी मंदिर के पुजारी हैं, महंत बालकनाथ जी भी मंदिर के, ये पूरे राजस्थान के जितने भी गलता जी पीठ है वहाँ के भी मंदिर के पुजारी हैं। तो इस तरह का राजस्थान में बहुत बड़ी क्रांति पुजारी परिषद खड़ा होकर के ये ऐसा विचार करके आज यहाँ एक मीटिंग हो रही है। आप सुजारियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अलवर बस स्टैंड स्थित पार्क लगातार बदहाली का शिकार बना हुआ है। एक और कलेक्टर ने शहर भर में सफाई के लिए विशेष तौर पर निर्देश दिए हैं। वहीं बस स्टैंड पार्क में जगह जगह कचरे के ढेर नजर आते हैं। साथ ही बारिश के मौसम में मच्छर पनप रहे हैं और बदबू फैली हुई है। यहाँ मौजूद रैणी क्षेत्र के झाकड़ा गांव निवासी महेंद्र ने बताया कि वह बहरोड परीक्षा देने जा रहे थे। इसी दौरान बस का इंतजार करने के दौरान यहाँ पहुंचे तो पार्क में बैठना भी मुश्किल हो गया। ऐसे में लोगों ने साफ सफाई ढंग से करने की मांग की है। सफाई तो ठीक है लेकिन कूड़ा कचरा सा पड़ा है यहाँ पे जगह जगह। इसमें मौसम भी है बारिश का, मच्छर से भी है, बदबू गंदगी भी है, बदबू भी आ रही है। हाँ थोड़ी बहुत। तो क्या आप क्या कहना चाहोगे? सफाई व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए और बस भाई लोग बागी बस स्टैंड है अलवर का तो यहाँ पर आके बैठते हुए थोड़ा क्या कहना चाहते हैं? मतलब साफ सफाई बढ़िया हो, बाकी और आने का और को भी मन करे फिर इधर बैठने का जो भी है। आपको कहाँ जाना है? हमें तो बहरोड जाना है। बस का इंतजार। खेड़ली कस्बे में बुधवार की दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से 2 मोबाइल टावर के उपकरण जल गए। इसके अलावा 2 स्थानों पर ट्रांसफार्मर खराब हो गए। साथ ही तेज आवाज से कस्बे में दहशत फैल गई। यहाँ वार्ड 1 में अंजलि पैलेस के पास मोबाइल टावर पर तेज धमाके के साथ बिजली गिरी। इंडस कंपनी के इंजीनियर सोनू चौधरी के अनुसार इससे उपकरण और केबल जलकर खराब हो गए। वहीं नेशनल स्कूल के पास बिजली गिरने से एटीसी कंपनी का टावर जल गया। इस टावर से 3 कंपनियों को मोबाइल नेटवर्क मिलता था। इसके अलावा पीएनबी बैंक के पास बिजली गिरने से विद्युत ट्रांसफार्मर जल गया। बरसात हो रही थी 12:30 बजे, एकदम ऊपर से बिजली पड़ी, बिजली एकदम ट्रांसमीटर पर पड़ी, ट्रांसमीटर में एकदम तेज आवाज हुई। यहाँ लोग बहुत भावुक हो गए। नीचे मोटरसाइकिल खड़ी थी, वो तो गनीमत रही कि मोटरसाइकिल बच गई, लोग भी बच गए। और एकदम गर्जना होने के साथ साथ इधर मंडी की साइड में गर्जना निकल गई और आगे आग भी लग सकती थी, लेकिन आग नहीं लगी। ट्रांसमीटर में केवल एकदम तेज आवाज हुई थी, बड़ा बहुत तेज। ट्रांसफार्मर जल गया, ट्रांसमीटर जल गया और वो फूक गया। कौन सी जगह की बात है ये पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, खेड़ली कस्टमर रोड, मंडी के सामने। सर 12-12:30 बजे की बात है। आकाशीय बिजली थी, हमारे टावर पर नेटवर्क हमारा बंद हो गया। हमको सूचना मिली, नेटवर्क हम यहाँ आए। हमारे एसपीएस में मक्स के पोर्ट भी हुए थे। हमारे एसपीएस कंट्रोल खत्म हो गया और हमारे एसएमपीएस के कार्टेज भी जल गए दोनों। किस चीज का टावर है सर? ये सर इंडस टावर है, एयरटेल ऑपरेटर, वोडाफोन ऑपरेटर का है। अब क्या करा जा रहा है? अब ये करा जा, हमारी टीम आई हुई है, अलवर से भी मटेरियल आया, जब इसको लग रहे हैं ठीक करने लग रही है। हाँ ठीक करने लग रहे हैं, चालू करेंगे। लगभग कितने रुपए का नुकसान हो गया होगा? नुकसान होगा करीब 3.5 लाख रुपए। राजगढ़ थाने में लूट की 0 रिपोर्ट दर्ज हुई है। पीड़ित सुनील सिंह के अनुसार वह जयपुर में गाड़ी चलाता है। उसे जयपुर में ही 4 व्यक्ति मिले और दौसा चलने की बात कही, लेकिन वे उसकी गाड़ी को राजगढ़ ले आए और माचाड़ी के पास देसी कट्टे की नोक पर उसके परिजनों से 5,000 रुपए अपने खाते में डलवा लिए। वहीं वैगनार गाड़ी, 3 मोबाइल, डिग्गी में रखे कागज और 2,000 पार करके ले गए। उधर राजगढ़ पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर जयपुर के संबंधित थाने को भेज दी है। टीम मुझे वहाँ से बुक किया था सीबीआई फाटक से, बोले दौसा छोड़ देना। हम दौसा आ गए उनको लेके। दौसा जैसे बोले बांदी गुई चल के वापिस आना है अपन को, यहाँ पे कोई प्रोग्राम है, तो मैं वहाँ पे ले आया। उन्होंने ऐसे बोला, बोले यार यहाँ पे राजगढ़ के पास में हमारा घर है, तो ऐसे कर तू यहाँ पे हमको छोड़ के उधर होके निकल जाना। इस थाने के पास में आया मैं, इधर से बोला, बोले इधर होके निकल जाना तू। ऑन रोड पे गाड़ी डाटी मैंने, वो आप यहाँ से उतर के चले जाओ, मैं अंदर गाड़ी नहीं दूंगा। अंदर गाड़ी नहीं दूंगा तो उन्होंने 2 पिस्तौल निकाली और हमारी कनपटी पे लगा दी। उन्होंने पिस्तौल लगा के बोले गाड़ी को आगे लो।
फिर तो मुझे लेनी थी गाड़ी आगे, मैंने गाड़ी आगे ले ली। आगे लेके उन्होंने हमको उतार के पीछे बैठाने दिया, हमारी बंदूक लगा रखी थी। उन्होंने हमको खंडर में ले गया, डूंगर के अंदर। कौन सी जगह डूंगर के अंदर लेके गया था, माताड़ी के डूंगर में। वहाँ पे ले जाके ऐसे बोले घर वालों से पैसे डलवा, एक कॉल करेंगे, 1 मिनट की बात करेंगे, उसके बाद में आपका दूसरा कॉल नहीं करेंगे, फिर तुम्हारा काम खत्म है, ऐसे बोले। तो मैं मम्मी का फोन आया था, तो मम्मी आवाज से पहचान गई मुझे। भैया का फोन आया, मैंने इनसे बोला, उन्होंने मेरी बंदूक उतार की थी, ऐसे बोला क्या नाम से, ऐसे बोला कि मैं किसी लड़की के चक्कर में फंस गया। फिर मतलब कि वो मुझे बोलना पड़ा, फिर बोल के इन्होंने पैसे के लिए बोल दिया मैंने इनसे। फिर वो क्या नाम से उधर से मेरे को घुमाते रहे, एक जगह नहीं रोके थे मेरे को, घुमा के फिर क्या नाम से उधर होके मुझे 2-3 चक्कर राउंड काटे इस रोड पे। इस रोड पे काट के मुझे फिर बैठा के यहाँ पे लाए, ये रोड है ना पिलाने चौराया, पिलाने वाले चौराया, यहाँ पे मतलब कि आधे बीच में दोनों तरफ पेड़ थे, जंगल सा था, वहाँ पे पैसे डलवाए थे। कितने पैसे डलवाए थे? 5,000 थे। गाड़ी के अंदर थे 28,000 रुपए। अच्छा। चांदी का कड़ा था मेरा, मतलब बूट से कान के ये सब ले गए हो। तो क्या नाम से फिर मुझे यहाँ पे रास्ते में पटक के भग गए हो। अलवर के नयाबास क्षेत्र में एक पीजी संचालक पर एक व्यक्ति पर कार चढ़ाने की कोशिश के आरोप सामने आए। इसे लेकर मामला दर्ज कराया गया है। इसमें बताया गया कि खेमचंद मीणा अपने बच्चों के साथ घर के पास खड़ा था, तभी नयाबास में तेज गति से आई कार ने खेमचंद और उनके बच्चों पर कार चढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें वह बाल बाल बच गए। उधर मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मेरे भाई यहाँ अपने सैनिक धर्मशाला के पास से घर की तरफ आ रहा था, वहाँ से हमारे घर के सामने एक पीजी हॉस्टल है, माँ भारती पीजी हॉस्टल, तो वहाँ का संचालक है वो प्रदीप मीणा। तो यहाँ वो गाड़ी लेके यहाँ से निकल रहा था, तो आपने जैसे हमारे घर के पास टर्न है उस पर शायद हल्की फुल्की चलो कैसी गलती हुई, आदमी आ गया, वो गाड़ी से थोड़ा अड़ गया, तो उसके ऊपर उसने कहा चलो सॉरी, उसने कहा उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। उसके बाद वो वापस सैनिक धर्मशाला चल जाता है। उसके बाद वो घूम के गाड़ी इतनी स्पीड से ले गया था, मेरे भाई और मेरे भाई के बच्चों पे चढ़ाने की कोशिश की। कौन है, क्या नाम है इसका? सर वो पीजी संचालक है प्रदीप मीणा। अच्छा। और मेरे भाई का नाम है खेमचंद मीणा। अच्छा, तो प्रदीप ने क्या किया? पर सर प्रदीप ने बिल्कुल गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। अच्छा। वहाँ पे और भी लोग भी गवाह हैं जिन्होंने बीच बचाव किया था और गाड़ी पकड़ के शीशे से बाहर निकाला। मेरा भाई दुकान पे खड़ा था, बाहर परचून दुकान पे। बच्चे भी? हाँ, उसके बच्चे भी आ गए थे घर के बाहर। उसके बाद गाड़ी चलाने प्रयास किया, उसके बाद सारे एकत्रित हो गए दुकान पे खड़े, तो उसने खिड़की से बाहर निकल लेते थे, वो गाड़ी लेकर पीजी के वहाँ आ गया और वहाँ पे आके कहने लगा कि अरावली बिहार में तुम क्या कर लो, जाके अरावली बिहार तो मेरी खूब चलती है। अरावली बिहार थाने में हाँ, अरावली बिहार में खूब चलती है। अलवर के मिनी सचिवालय में 20 दिनों से लिफ्ट खराब है। पूर्व पार्षद रमेश चंद सैनी के अनुसार विकास के दावों के बीच मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। गुरुवार को एक दिव्यांग महिला को ऊपरी मंजिल पर जाने में परेशानी उठानी पड़ी। इसके अलावा सैनी ने सचिवालय परिषद से मधुमक्खियों का छत्ता हटाने की भी मांग की है। सबसे बड़ी कमी तो यहाँ लिफ्ट की खल रही है। एक जो लेडी दिव्यांग है जो उससे चढ़ा नहीं जा रहा और उसको बड़ी मुश्किल से उस सीढ़ियों से ऊपर गई है एसपी साहब से मिलने के लिए हमारे साथ साथ। अभी देखने का विषय यह मधुमक्खी के छत्ते लग रहे हैं इधर, अब इसकी देखरेख कौन कर रहा है? साफ सफाई का जो रैंकिंग आ रही है वो बहुत बड़ी आ रही है, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो मुझे तो नहीं लग रहा। अब आप देख लो ना, जहाँ एक पूरा प्रशासन एक जगह जहाँ बैठा है वहाँ लिफ्ट की सुविधा नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो और जगह तो कहाँ क्या बताऊं मैं आपको, ये स्वयं देखने की बात है। अरावली विहार थाने स्थित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र में महिलाओं को उपयोगी जानकारी दी गई। दिव्य ज्योति सेवा संस्थान द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। विधिक एवं मनोविज्ञान परामर्शदाता रेणु के अनुसार महिलाओं को घरेलू हिंसा, वैवाहिक मतभेद, मारपीट, छेड़छाड़ और महिलाओं के साथ बढ़ते अत्याचारों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही इसके निपटारे और बचाव के सुझाव दिए गए। इस केंद्र पर पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों की समझाइश की जाती है। श्री परशुराम कला मंदिर समिति ने नेहरू गार्डन स्थित अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर विशेष पुष्पांजलि दी। इसके अलावा उनकी जयंती पर देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए गए और 1100 दीपक जलाए गए।
प्रवक्ता मोहित पंडित के अनुसार मुख्य अतिथि के रूप में वन मंत्री संजय शर्मा मौजूद रहे। उनके अलावा अन्य अतिथियों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इनमें संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदीरत्ता, जिला ब्राह्मण सभा अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ, डॉक्टर के गुप्ता, गोपीचंद शर्मा और हरिकिशन खत्री आदि शामिल थे। इसके अलावा अनेक साहित्यकारों और संगीतज्ञों ने चंद्रशेखर आजाद पर रचित गीत प्रस्तुत किए। साथ ही संस्था संयोजक अशोक आहूजा और कोषाध्यक्ष महेश मुदगल ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राधा मोहन शर्मा द्वारा की गई। इस मौके पर उन विजेता विद्यार्थियों का सम्मान हुआ जिन्होंने पिछले माह चित्रकला प्रतियोगिता में अव्वल स्थान पाए थे। समापन मौके पर नारे गूंज उठे और 1100 दीपकों की रोशनी अलग ही आभा बिखेरती नजर आई। महामंत्री पुरुषोत्तम मिश्रा द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया, जबकि मंच संचालन मोहित पंडित ने किया। इस मौके पर प्रतिमा स्थल के चारों ओर पौधे लगाए गए। शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का जयंती समारोह श्री परशुराम कला मंदिर समिति के द्वारा आजाद प्रतिमा स्थल पर आयोजित किया गया है। श्री परशुराम कला मंदिर समिति के संस्थापक श्रद्धेय रामावतार पंडित जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी प्रेरणा से और उनके द्वारा शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी प्रतिमा अलवर में स्थापित की गई थी वर्ष 2021 में। उसके बाद प्रत्येक वर्ष आज़ाद जी की जयंती पर आज़ाद जी की पुण्यतिथि के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जैसे प्रमुख उत्सवों पर हम यहाँ पर आते हैं। समिति के लोग तो आते ही हैं, साथ में पूरे शहर के गणमान्य लोग यहाँ पर आते हैं और हम आज़ाद जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस वर्ष हमने एक नया इसमें क्रम जोड़ा है। हमने अनेक विद्यालयों के लगभग 30 प्रतिभावान विद्यार्थियों को आज़ाद जी से जोड़ने का एक काम किया है। उनको परशुराम कला गौरव सम्मान यहाँ पर प्रदान किया गया है। आज के कार्यक्रम में राजस्थान सरकार में वन मंत्री श्री संजय जी शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। उन्होंने श्रद्धा सुमन आज़ाद को अर्पित किए। तत्पश्चात उनके साथ अतिथि के रूप में डॉक्टर के शर्मा जी, विशंबर दयाल वशिष्ठ जी, हरमीत सिंह मेहंदीरत्ता जी और हरिकिशन खत्री जी आदि उपस्थित रहे। और अलवर शहर के रंगमंच से जुड़े हुए, सांस्कृतिक आयोजनों से जुड़े हुए, शिक्षा जगत से जुड़े हुए अनेक लोग यहाँ उपस्थित रहे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने हाल ही लक्ष्मणगढ़ के बिचगांव में हुए हादसे पर विद्युत निगम की लापरवाही को वजह बताया है। गौरतलब है कि यहां करंट लगने से 2 कावड़ियों की जान चली गई थी। मिश्रा ने इसे लेकर घटनास्थल का दौरा भी किया था। उन्होंने कहा कि हाई टेंशन लाइन सिर्फ 12 फीट की ऊंचाई पर थी, जबकि यह ऊंचाई 18 फीट की होनी चाहिए। उन्होंने सभी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। साथ ही कहा कि मुआवजा राशि में राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत कोई भी सहायता शामिल नहीं है। उन्होंने मुआवजा बढ़ाने और परिजनों को सरकारी नौकरी की मांग उठाई। साथ ही सभी 32 झुलसे लोगों को भी सहायता पर जोर दिया। 11 kV लाइन का तार नीचे दूसरे तार में दूसरे लाइन के भिड़ गया और उसके उनका जो उन्होंने रथ बना रखा था उसको टच कर गया और टायर ब्लास्ट हुआ है करंट से। उसके बाद जमीन में टिके, जमीन में धरती में करंट आ गया और सारे लोग ऐसे गिरे जैसे ताश के पत्ते ना, सैकड़ों लोग। वो तो तार हट गया, नहीं भाई साहब सैकड़ों लोग मर जाते। बहुत दुखद हादसा हुआ है। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो दिवंगत आत्माओं को, दोनों को जो डेथ हुई है, उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दे तथा ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि जो घायल हैं उनको अतिशीघ्र स्वस्थ करे ताकि वो सब लोग बेचारे स्वस्थ हो जाए। दूसरे, मैंने आज एक चीज़ देखी, जो पार्टी राम के नाम पर सत्ता में आई, जहां यूपी में योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं रोज कावड़ियों की रक्षा की बात करते हैं। उत्तराखंड से कावड़ लेके लोग आते हैं, ऋषिकेश से, हरिद्वार से। राजस्थान की जो भजनलाल जी की सरकार है वो एकदम सुन्न नजर आई मुझे। इतना बड़ा हादसा अगर कहीं यूपी में होता या उत्तराखंड में होता तो वो सरकारें उनको मुआवजा देती, लेकिन राजस्थान सरकार ने उस परिवार को, दोनों परिवारों को 1 पैसे की मदद नहीं करी, घायल परिवारों को 1 पैसे की मदद नहीं करी। 10 लाख की घोषणा। आप 10 लाख की घोषणा का किस्सा सुन लो। एक तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो 25 लाख की हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने चला रखी थी, उसको इन्होंने घटा के 5 लाख का कर दिया इलाज, और वो बीमा एक्सीडेंटल बीमा 5 लाख रुपए का था।
वो 5 लाख रुपए दे रहे थे, एहसान नहीं कर रहे, वो इंश्योरेंस का पैसा है। उसके अलावा जो NFSA में जो लोग आते हैं, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनको 5 लाख रुपए का हाथ से ये बिजली बोर्ड जो है ना, वो अपनी गलती मानकर 5 लाख दे रहा है। मैं कह रहा हूँ बिजली बोर्ड को कम से कम 50-50 लाख रुपए देने चाहिए, नहीं तो सरकार को उन घायल मृतकों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए देने चाहिए। जो 2-4 लोग अंग भंग भी हुए, पता नहीं चल रहा, अभी देखना झुलसे हैं लोग, उनको कम से कम 25-25 लाख देने चाहिए। जो ज़्यादा गंभीर घायल है उनको 10-10 लाख देने चाहिए, और जो कम घायल है उनको 5-5 लाख रुपए देने चाहिए। और मृतकों के परिवारजनों को कम से कम एक नौकरी पक्की सरकारी देनी चाहिए। वो संविदा पे नाम के लगाने का लॉलीपॉप देखा है, वो भी कहते हैं अलवर UIT में लगा देगा। बिचगामा का आदमी जिसको 10,000 तुम तनख्वाह पे UIT में लगाओगे, वो बेचारे की तनख्वाह तो रहने में किराए के मकान में उठ जाएगी। उनको वहाँ पर हॉस्पिटल में, वहाँ लक्ष्मणगढ़ में डिग्री कॉलेज है, वहाँ बिजली बोर्ड के पावर हाउस है, कहीं भी उनको छोटी मोटी पियोन की नौकरी दे दे। तो मैंने ऐसी बेदर्द सरकार नहीं देखी भैया आज के बाद, मैं तो ये कहता हूँ। सर, आपको लगता है कि जिस तरह से लाइन टच की है और ये हादसा हुआ है, तो बिजली विभाग की भी बड़ी लापरवाही है? बिजली विभाग की इतनी घोर लापरवाही है। आज मैंने उनके अधिकारी वहाँ थे, मुझे मिल गए थे, फिर SDM साहब लक्ष्मणगढ़ और डिप्टी साहब भी मुझे मिल गए थे। मैंने उन लोगों से बात करी, तहसीलदार जी वहाँ थे, मैंने कहा नफवा के आपने मंगाया कितना फुट होनी चाहिए? वो लोग मिनिमम 15 फीट हाइट होनी चाहिए 11,000 की लाइन की, और वो लाइन 11-11.5 फीट, इतने 4-4 फीट लटकी हुई थी नीचे। तो निश्चित रूप से बिजली बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो इसमें जांच होनी चाहिए, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब दूसरे में एक बात और कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय अलवर के वनराज मंत्री राजस्थान के माननीय संजय शर्मा जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज वो खुद वहाँ मौके पर गए, उनको वहीं से मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए सारा मामला, और घायलों को, ज़्यादा घायलों को, मृतकों को मुख्यमंत्री जी के यहाँ से ये घोषणा करवानी चाहिए थी सहायता की। 1 पैसे की कोई घोषणा नहीं है। 5-5 लाख तो बिजली बोर्ड दे रहा है, उनकी गलती है, वो एहसान नहीं कर रहा, और 5-5 लाख उनको मिल रहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के, और वो भी अभी पता नहीं कितने दिन बेचारे धक्के खाएंगे। नहीं, आज ही उनको 10-10 लाख का चेक तो आज ही देना चाहिए था इनको। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि ऐसे हादसों को थोड़ा संवेदनशीलता से लें और घायलों की और मृतकों के परिवारों की मदद करें। गौरतलब है कि करंट मामले में कनिष्ठ अभियंता दिनेश और टेक्निकल हेल्पर सोनू को सस्पेंड किया गया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अन्य दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने अलवर जिले सहित प्रदेश भर में कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में अलवर निवासी युवक अमित सैनी ने पुलिस के टॉर्चर के कारण आत्महत्या कर ली थी। ऐसे में पूरे थाने को ही सस्पेंड करने की जरूरत है। उन्होंने इस मामले की जांच योग्य एवं सक्षम अधिकारी से कराए जाने पर भी जोर दिया है। तो जिस तरह से अमित सैनी का सुसाइड का मामला सामने आया है, और इसमें जिस तरह से पुलिस कर्मियों ने उन पर दबाव बनाया है और कहा कि 16 चोरियों के मुकदमे को आप कबूल करो, तो उसके दबाव में आके आत्महत्या की है। ये जिले की कानून व्यवस्था है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही बताना चाहूँगा कि जो हम कभी फिल्मों में देखते हैं इस तरह के गलत कामों को किसी पे थोपा जाता है, ये आज अलवर में प्रशासन के द्वारा इस तरह से किया जा रहा है। एक नाबालिग बच्चा जिसको कोई केस हो, कोई मतलब नहीं, उसको पकड़ लिया, उसको इतना सताया, पता है उसको पीटा, थाने में ले जा करके गलत चोरियाँ जो 16 चोरी हैं उनको कबूल करने के लिए उनको दबाव बनाया जा रहा है, और उसके इतना मारा पीटा कि इतना दबाव में आकर के उसने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने से पहले उसने साफ एक प्रेस नोट लिख करके गया है कि उसमें 4 पुलिस वालों का नाम है, जिन जिनके भी नाम है। तो मेरे प्रशासन से इतना निवेदन है कि उन जिनके नाम लिए उनको सज़ा दी जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, और एक गरीब परिवार के बच्चे अमित सैनी जो नाबालिग बच्चा है उसके परिवार को न्याय दिलाने की कृपा करें। सर, आपको लगता है कहीं इस मामले में
पूरे थाने को सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जब इतनी बड़ी थाने में टॉर्चर कर रहे हैं, किसी को गिरफ्तार करके लाते हैं, तो थाना अधिकारी को भी मालूम होता है, थाने के उच्च अधिकारियों को मालूम होता है, तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि पूरा थाने के पुलिसकर्मी इसमें शामिल है? नहीं, इस पे हमारे समाज के द्वारा एसपी साहब को ज्ञापन दिया गया है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इसको एसपी साहब को ज्ञापन दिया गया है, इस पर कार्रवाई की जाए। उनमें कांग्रेस पार्टी ने भी, हमारे समाज वालों ने भी पूरे थाने के लिए मांगा है, न्याय मांगा है कि न्याय किया जाए, उसके खिलाफ जांच की जाए और दोषियों के पूरे थाने को ही सस्पेंड किया जाए। ऐसे कैसे हो सकता है किसी बच्चे को पूरी रात रखेंगे और वहाँ इंचार्ज है, एसएचओ है, उसको पता नहीं हो, तो सबकी मिली भगत है। पुलिस के प्रशासन ने उन 4 सिपाहियों को बचाने के चक्कर में पूरा थाना एक हुआ पड़ा है, तो इनकी उचित स्तर पर इसकी जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ पूरी कार्रवाई कराई जाए। अगर पूरा थाना दोषी है तो पूरे थाने को ही सस्पेंड किया जाए। मेरा तो एसपी साहब से, प्रशासन से यही निवेदन है कि गरीब बच्चे को, उनके परिवार को, उनको पूरी तरह न्याय दिलाया जाए। तो इस आत्महत्या का प्रकरण है, इसके लिए पुलिस जिम्मेदार है, तो आपको नहीं लगता कि जब पीड़ित पुलिस की वजह से हुआ है तो कहीं न कहीं पीड़ित को मुआवजा भी दिया जाना चाहिए? इसके प्रशासन का है, सरकार के है, इस तरह से जो भी बच्चे के लिए होता है तो उसको ये सरकार की तरफ से उसके परिवार को मुआवजा दिया जाता है। तो ये कुछ डिमांड है जो समाज के द्वारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखी गई है। पुलिस के खिलाफ के जो दोषी उनके खिलाफ की जाए और उसको उचित मुआवजा सरकार की तरफ से दिलाया जाए। अलवर मंडी स्थित शिव मंदिर में गुरुवार को विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। प्रमुख व्यापारी अभय सैनी की मां लाली देवी की 15वीं पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। हर साल यहां यह आयोजन किया जाता है। अभय सैनी ने कहा कि मां बाप की सेवा और आशीर्वाद से बढ़कर कोई सुख नहीं है। मेरी मां ने मुझे जन्म दिया और मेरी मां के सिखाए अच्छे गुरुओं का मैं लोगों के बीच में उनका प्रचार प्रसार करने की कोशिश करता हूँ। मेरी माँ की आज पुण्यतिथि है। 15 वर्ष पूर्व वो हमें इस दुनिया से छोड़कर चली गई। आज उनकी याद में यहाँ प्रसादी का कार्यक्रम है। वैसे तो हर वर्ष ही मैं माँ की याद में जो मुझसे बन पाता है वो करता हूँ, लेकिन पिछले दिनों मेरे परिवार में एक मौत हो गई थी, इसलिए मैंने वो बड़ा कार्य आयोजन नहीं कर पाया। लेकिन मेरी मंशा थी कि माँ की इस पुण्यतिथि के ऊपर, जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे जीवन दिया और जिसने मुझे लोगों के बीच में जीने की कला सिखाई, आज उनकी पुण्यतिथि है। उसी के ऊपर हम सब भाई मिलकर, परिवार मिलकर प्रसादी का कार्यक्रम आज रखा है और ऐसा ही हम हमारे पिताजी की पुण्यतिथि पर करते हैं। इससे पहले आपने जैसे बताया पिताजी के काफ़ी लोग आए, तो माता पिता की पुण्यतिथि पर प्रसादी वितरण हर कोई नहीं करता है। आप राजनीतिक और व्यापारी आदमी है, उसके बावजूद भी समय निकालकर समाज और पारिवारिक कार्यों में पूरा ध्यान देते हैं। पूरा जो पुण्यतिथि, जन्मतिथि, जयंती सब मनाते हैं। तो ये आपने गुण कहाँ से सीखा, किस तरह आप ये मैनेज करते? मेरे पिताजी एक किसान घर से थे और सब्जी मंडी में पलदारी करते थे। सब पलदारी करते करते आज उनका बहुत बड़ा वो हमें साम्राज्य छोड़ कर गए, जिसमें हम रोजी रोटी कमा कर खाते हैं। मेरे पिताजी ने सब्जी मंडी में कारोबार किया, जिससे हम लगभग 35-40 लोग हमारे परिवार के, हम इसी व्यवसाय के माध्यम से अपने बच्चों का पेट भरते हैं और जीवन यापन करते हैं। जब उन्होंने सब कुछ दे दिया तो उनकी याद में कुछ ना कुछ तो करना ही, एक मन की इच्छा रहती है। इसीलिए आप मंडी परिसर में ही करते हैं? मंडी परिसर में ही करते हैं, हर बार करते हैं, मंडी में भी करते हैं, घर पे भी करते हैं। लेकिन घर पर हम शाम का कार्यक्रम रहता है, माँ की याद भजन संध्या होती है, वहाँ परिवारजन होते हैं या मित्र मंडली के लोग। सर, माता पिता के लिए एक लाइन में कुछ कहना चाहेंगे? माँ और बाप दुनिया में अगर कोई अनमोल चीज़ है तो उनसे ज़्यादा कोई अनमोल चीज़ नहीं हो सकती। और जिसने माँ बाप की वृद्धावस्था में सेवा नहीं करी, जिसने माँ बाप का ध्यान नहीं रखा, वो व्यक्ति धनवान हो सकता है लेकिन सुखी नहीं हो सकता है। अगर सुखी प्राप्त करना है तो सब तीरथ छोड़ो और माँ बाप की सेवा करो। तीरथ जाए, समय में लगे, लेकिन माँ बाप की रोज सेवा जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो मन को कितनी संतुष्टि मिलती है? मन प्रसन्न है। आप देखो मेरे चेहरे पर कितनी खुशी नजर आ रही, कितने दोस्त, कितने यारे प्यारे मेरे। मेरी माँ की आज 15वीं पुण्यतिथि है। लगता नहीं है मेरी माँ को हमें छोड़े 15 साल हो गए। ऐसा लगता है कि कल की तो बात है। उस बात को ताज़ा रखने के लिए मेरे मन में जिज्ञासा रहती है कि माँ बाप की मैं सेवा तो नहीं कर पाया, लेकिन उनकी याद में मैं उनके पुण्यतिथि पर जो भी मुझसे बन पाता है मैं कार्यक्रम रखता हूँ। उधर पूर्व प्रधान प्रेम पटेल ने कहा कि मौजूदा युग में ज्यादातर लोग माता पिता को भूल जाते हैं, साथ ही जीते जी भी उनकी सेवा नहीं करते। लेकिन अभय सैनी एक मिसाल पेश कर रहे हैं। पप्पू भाई मेरा मित्र भी है और मेरा भाई भी है। पप्पू की ननियाल हमारे माधोगढ़ में है और पप्पू के नाना जी और मेरे पिताजी बहुत अच्छे मित्र थे और आज हम उसी मित्रता को निभा रहे हैं। हमारी नते में वो बुआ लगती है। आज उनकी पुण्यतिथि पप्पू भाई और उनके भाई सब मिलकर कर रहे हैं। तो मैं ऐसे पुत्रों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो अपने माता पिता को याद रख करके
और अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हर कोई 15 साल बाद पुण्यतिथि नहीं मनाता, ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं, बस एक छोटा मोटा आयोजन करके घर में ही कर लेते हैं। लेकिन ये सब लोगों के बीच में, मित्रों के बीच में प्रसाद भी वितरण करते हैं, सब लोगों को बुलाते भी हैं। आपको लगता है कि दोनों माँ बाप की पुण्यतिथियों पर कार्यक्रम करना अपने आप में एक विशेष बात है? मैंने आपको बताया ना, ऐसे पुत्रों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो अपने माँ बाप को याद रख करके और उनकी आज भी याद रख रहे हैं। लोग तो 12 दिन बाद में भूल जाते हैं, 15 साल बाद में भी कर रहे हैं। इसी वजह से तो इनको धन्यवाद दे रहे हैं। ऐसे पुत्र सबको मिले और इसी तरह से पुण्यतिथि करते रहे जिससे माँ बाप को याद रखें। अलवर सांसद और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जिम्बाब्वे में आयोजित रामसर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। साथ ही अलवर की सिलिसेड को रामसर साइट घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने वेटलैंड कन्वेंशन की महासचिव डॉक्टर मुंबा से मुलाकात में यह विषय रखा। साथ ही सिलिसेड के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। गौरतलब है कि रामसर स्थल के रूप में नामित होने से किसी भी वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलती है और सतत विकास का अवसर भी प्राप्त होता है। हाल ही में राजस्थान के फलौदी में खीचन और उदयपुर में मेनार को रामसर स्थल घोषित किया गया है। अलवर के विवेकानंद चौक पर आगामी 9 सितंबर को 24वां श्री श्याम वंदना महोत्सव होगा। शाम नवयुवक मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र नरूला के अनुसार इससे पूर्व 8 सितंबर दोपहर 3 बजे विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस महोत्सव में देश भर के अनेक कलाकार भजन प्रस्तुत करेंगे। कोलकाता से मंगाए गए फूलों से खाटू श्याम बाबा का श्रृंगार करने के साथ ही 56 भोग की झांकी सजाई जाएगी। वहीं बुधवार को मंडल के सदस्यों द्वारा भगवान गणेश को निमंत्रण दिया गया। अपना घर शालीमार ऑफिसर्स एनक्लेव द्वितीय स्थित पावन धाम मंदिर में भगवान शिव का सहस्त्र धारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। रेजिडेंट सोसाइटी के प्रवक्ता जितेंद्र सेतिया के अनुसार पहली बार श्रावण मास की शिवरात्रि पर यह आयोजन किया गया। महंत तारेश शर्मा के सानिध्य में मंत्रोच्चारण के साथ सहस्त्र धारा हुई और भगवान महादेव का विशेष श्रृंगार एवं भव्य आरती की गई। इसके अलावा गुरुवार को भंडारे का आयोजन किया गया। अलवर की महावर धर्मशाला में शिव महापुराण कथा हो रही है। इस दौरान गुरुवार को डॉक्टर शिवम साधक महाराज ने अनेक प्रसंग सुनाए। उन्होंने कहा कि काम से बचकर रहना है तो राम की शरण में जाना होगा। यहाँ व्यास पीठ का पूजन वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर S.C. मित्तल सहित उनकी धर्मपत्नी अलका मित्तल ने किया। इस मौके पर मित्तल हॉस्पिटल के निदेशक गिरीश गुप्ता सहित यामिनी गुप्ता और गंगा गुप्ता भी उपस्थित रहीं। इसके बाद महाआरती और प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में कथा के आयोजक मदन लाल गुप्ता सहित रेशम देवी, मुक्ता मित्तल, मंजू गुप्ता, सुभाष मित्तल, अनिल खंडेलवाल और गिरिराज आदि की मौजूदगी रही। अलवर में जिला और तालुका स्तर पर 26 जुलाई को SBI की विशेष लोक अदालत लगेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यह आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य बैंक के लंबित और पूर्व विवादित प्रकरणों का आपसी समझौते के जरिए निपटारा करना है। वहीं इसके लिए जिला मुख्यालय पर गठित बेंच की अध्यक्षता प्राधिकरण सचिव मोहन लाल सोनी द्वारा की जाएगी। सभी तालुका मुख्यालय पर कुल 9 बेंच का गठन किया गया है। अलवर निवासी डॉक्टर अनामिका पुनिया को राजर्षि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी से PhD की उपाधि प्रदान की गई है। उन्होंने रसायन विज्ञान में संबंधित टॉपिक पर डॉक्टर ज्योति शर्मा के निर्देशन में अपना शोध कार्य पूरा किया। डॉक्टर अनामिका ने सफलता का श्रेय पिता विजय सिंह पूनिया और माता राज कौर सहित शोध गाइड को दिया है। दिव्यांग द्वारा दर्ज रिपोर्ट पर गोविंदगढ़ पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के आरोप सामने आए हैं। परिवादी के अनुसार पहले यह रिपोर्ट व्यक्तिगत और फिर डाक द्वारा पेश की गई। साजिद के अनुसार वह और उसका साथी वसीम अकरम सेमल खुर्द कला के पास ई-मित्र की शॉप चलाते हैं। यहाँ गोविंदगढ़ थाने से आए कांस्टेबल ने पहुंचकर उन्हें धमकाया, साथ ही रकम के लेन देन में गड़बड़ी के आरोप लगाए। इसके बाद एक बोलेरो गाड़ी में कुछ लोग आए और इन दोनों को जबरन ले गए। एक खेत में उनके साथ हाथापाई की गई और कई जगह ले जाने के बाद 4 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। गोविंदगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करने पहुंचे तो उनकी सुनवाई नहीं की गई। वहीं एडवोकेट आस मोहम्मद खान ने बताया कि यह परिवादी जब अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो थानाधिकारी द्वारा इन्हें डराया धमकाया जाता है। इसके अलावा राजीनामा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसे लेकर गुरुवार को SP से मुलाकात की गई है। मेरे पास में गोविंदगढ़ थाना से एक सिपाही आया था सर, मेरी 100 रुपये ई-मित्र की वो
सैमला खुर्द और कला के बीच में सर, वो अलवर की सीमा में पड़ती है सर। तो वहाँ पे उसने मुझे धमकाया, डराया, तू 2 नंबर का पैसा निकालता है, ये करता है, वो करता है। मैंने उसे बोला मेरे पास पूरा जालना से दुकान खुली है, सारी चीज़ का रिकॉर्ड है और आप मेरे लिए तारीख बता दो, 22 तारीख में आपके लिए पूरा प्रूफ दिखाऊंगा, पूरा मैं सारा डॉक्यूमेंट्स में तैयार है, मेरा क्लियर है सब कुछ। मतलब कोई भी मेरी कोई कमी निकले आप जब कहिए। नहीं, मेरे पास शिकायत आई है, 2 महीने से आपकी शिकायत आ रही है। क्या नाम पुलिस वाले का? सर उसका नाम है राजवीर नाम का सिपाही है सर। वो आया था, मैंने उससे बोला अगर मेरा कहीं भी कोई फॉल्ट है तो आप मेरे लिए सबूत के तौर पे बता दीजिए, और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे ले जाइए। नहीं, मैं आपको अब नहीं, तुम कल थाना आ जाता। मैं गलत हूँ तो मैं आज ही चलिए ना, मैं आज ही चल रहा हूँ मैं आपके साथ में। नहीं, कल आ जाना आप। फिर सर मैं कल गया नहीं, वो पाया नहीं, फिर उसे संपर्क करने की कोशिश करे तो वो हरियाणा में बोला सर। किसी के थ्रू फ़ोन करवाया मैंने उससे, सरपंच के थ्रू। मैं अभी हूँ नहीं थाने में, मैं हरियाणा हूँ। फिर मैं हरियाणा से आ जाऊँगा जब मैं आपसे मिल लूँगा सर। मैं उसे मिल नहीं पाया हूँ। फिर सर 25 तारीख को एक बोलेरो गाड़ी में फर्जी बत्ती लगा, सॉरी सर 28 तारीख को एक बोलेरो गाड़ी में 7 सवार होकर मेरी दुकान पे आए सर। वो दुकान पे आने के बाद में उन्होंने सर मेरा अपहरण किया है। वो मैं और ये मेरा भाई है सर, चाचा का लड़का, इन दोनों को वो गाड़ी में पटक कर ले गए सर। और जो सामान है दुकान का, वो सारा दुकान का सामान ले गए सर। मैं सोच रहा था मैं गोविंदगढ़ थाने में जाएंगे, वो थाने में तो सर रुके नहीं वो। मैं फिर बोला मैंने सर कहाँ ले जा रहा हो, बता तो दीजिए मेरे लिए। अबे गाली दी सर गंदी गुड़गामा जा रहा है। सर गुड़गामा क्यों ले जा रहे हो, मेरा कसूर क्या है, कोई बात तो बताइए सर, मेरी कोई कमी तो बताइए। मैं सर गाड़ी में पुकारता रहा खूब, मैं नीचे दाब लिया सर, नीचे पटक लिया मेरे को। कौन लोग थे वो? सर वो गुंडे लोग थे सर, कोई पुलिस वाला नहीं था सर उसमें। लेकिन वो गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी सर बोलेरो गाड़ी थी, लाल बत्ती की? लाल बत्ती सर। वो बत्ती एक दूसरे गांव से मतलब थोड़ी सी आगे चलकर उन्होंने लगाई सर, जैसे उसका पता किया। तो कहाँ ले गए आप? सर वो मुझे ले गए गोविंदगढ़ से वो सीकरी से सर मिल का मदरसा के पास में सर झांतड़ी गांव है, झांतड़ी से सूदा वो केथवाड़ा ले गए थे सर। केथवाड़ा में मुझे खूब होश था कि मैं केथवाड़ा आया सर। केथवाड़ा निकलने के बाद में सर मतलब जंगलों में उन्होंने बत्ती हटा ली गाड़ी से। फिर सर वहाँ से वो दिन छिप गया। दिन छिपने के बाद में सर वो कनवाड़ा गांव में कामा के पास में वहाँ ले गए। वहाँ ले जाने के बाद में सर हमको खूब तो मारा उन्होंने, गाड़ी में मूंद के धमकाया, डराया, तुम 2 नंबर का काम करते हो। मैंने कि सर मैं 2 नंबर का काम करता हूँ तो आप मेरे लिए प्रूफ बता दीजिए, आप मेरी जांच कर लो, अगर मेरा कहीं 2 नंबर का काम पाता है तो सर मुझ में गोली यहीं निकाल देना आप। फिर सर कोई फाल्ट नहीं पाया, फिर डराया, धमकाया, तेरे घर वालों से बात हो गई है, वो आ रहे हैं यहाँ पे। कितने लोग थे वो? सर 7 लोग थे वो। हाँ, फिर सर पूरी नाइट वहीं पे रखा हमको। फिर सुबह 4 बजे हमको बरसाना लाए थे सर। बरसाना लाने के बाद में फिर उन्होंने एक खोखे पे चाय पिलाई। चाय पिलाने के बाद में सर वो हमें झज्जर के पास एक सर सर्विस स्टेशन है, जय महाकाल सर्विस स्टेशन, वहाँ पे उन्होंने गाड़ी धुलवाई। वहाँ पे फिर हमको 1 घंटे रखा उन्होंने। फिर वहाँ जैसे उनकी बातचीत हो गई सर, फिर वापसी आ गए हम फारूक नगर में सर एक दुकान है, होटल, वहाँ पे हमने खाना खाया सर। वो खाना खाया जहाँ, वहाँ पे CCTV फुटेज आई हमारी सर। फिर हम अगले दिन मतलब 2-3 दिन बाद उनको निकलवा के लाए सर। हमारे पास 3 थे, जब 3 बंदे साथ थे, 7 नहीं थे, 4 उतर गए वहाँ पे। उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? सर FIR हमारी रिपोर्ट दर्ज थानेदार साहब ने करी नहीं, वहाँ ना धमका रहा है। और वो कौन है, वो क्या नाम है? सर उसका नाम बने सिंह है थानेदार का। वो हम पे ही और आरोप लगा रहा है, तुम 2 नंबर का काम करते हो, ये करते हो। और वो बोल रहा है तो हम आप इनमें राजीनामा कर लो। कई बार सर थाने हुआ है हम ना, आज तक जहाँ घटना हुई है सर उस घटना पे गया, आज तक भी कोई जांच ना करी सर। और हम पे ही केस डालने के लिए बोल रहा है, मतलब उसकी वो साजिश कर रहा है सर, अब ये फंसे खुद, मतलब इनको ही मैं मुलजिम बनाऊँ किसी केस में। अब क्या कर रहे हैं इससे आगे आप? सर अब मेरी आगे कोई सुनवाई नहीं हो रही इसमें। उसके बाद ये थाना गोविंदगढ़ गए। गोविंदगढ़ में उन्होंने थानाधिकारी से बातचीत की कि इस तरह हमारा 7 आदमी को बोलेरो अपहरणकर्ता लेकर हमें इस तरह से चले गए और हमसे इतने पैसे ले लिए और ये इस मामला है। तो उन्होंने थानादार ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। जब इनको ये शक हुआ
कि ये रिपोर्ट दर्ज नहीं करते, इन्होंने शक हुआ कि ये जो पुलिसकर्मी 23 तारीख को हमारी दुकान पर हमको धमकाने के लिए गया था, इस घटना में ये शामिल है। उसके बाद में ये इन्होंने गांव में पंचायत चलती रही, वो इसको बहकाते रहे कि हम ये कर रहे हैं। फिर जब उन्होंने कोई रिजल्ट नहीं आया तो ये एसपी साहब को 7 तारीख को एक परिवाद देते हैं। 7 तारीख को परिवाद 9 तारीख को डिस्पैच होकर वो थाना गोविंदगढ़ पहुंच जाता है। 9 तारीख को ये गोविंदगढ़ थाना अधिकारी से मिलते हैं तो थाना अधिकारी इनको धमकाता है और कहता है कि या तो आप मुलजिम से राजीनामा कर आओ, नहीं तो मैं आपको झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा। फिर 10 तारीख को ये जरिए डांक एसपी को फिर दोबारा ज्ञापन परिवाद भेजते हैं और वो भी वहाँ थाने पर चल जाते हैं। फिर ये दोबारा 2-5 आदमी वहाँ थाने पर जाते हैं कि साहब हमारी FIR दर्ज करो, इसमें कानून कार्रवाई करो। थाना अधिकारी को कोई जू नहीं रहती और वो न तो घटनास्थल पर आज तक गया, न परिवादियों को कोई सुनता, बल्कि परिवादियों को धमकाता है और कहता है कि या तो आप मुलजिमों से राजीनामा करो, नहीं तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। अब ये तीसरी बार जो अपने नए एसपी साहब है, इनको उम्मीद है कि वह एसपी साहब इनकी परिवाद को सुनेंगे और इनको जो पीड़ित हैं इनको एक न्याय देंगे और FIR दर्ज कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की उनकी गुजारिश है। सरिस्का के जंगल में हाल ही विभिन्न प्रकार की तितलियों पर सर्वेक्षण किया गया है। वन्य जीव प्रेमी एडवोकेट संजीव कारगवाल के अनुसार इस मौसम में अब तक 35 प्रकार की तितलियों की प्रजाति पाई गई है। फोटोग्राफी आदि के जरिए इनका रिकॉर्ड तैयार किया गया है। उधर इसे लेकर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसमें सरिस्का के CCF संग्राम सिंह और DFO अभिमन्यु सहित अनेक लोग शामिल हुए। बाघ परियोजना सरिस्का, टाइगर, लेपर्ड, हाइना और बहुत सारे हिरण, विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रजाति के पक्षी और वनस्पति के साथ साथ कीट पतंगों, तितलियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ बहुत सारी तितलियाँ जो प्रजनन के लिए हज़ारों किलोमीटर दूर से आती हैं। कुछ यह हैं कि जो यहाँ की स्थानीय तितलियाँ हैं जिनके बारे में अभी तक कोई शोध का कोई कार्य नहीं हुआ था और ना ही उनके बारे में खोजबीन हुई थी। अलवर बाघ परियोजना के CCF साहब श्री संग्राम सिंह जी कटियार के मार्गदर्शन में और DFO श्री अभिमन्यु सारण के नेतृत्व में वन कर्मियों और वन्य जीव प्रेमियों के द्वारा एक 2 दिवसीय इनकी तितलियों की जो प्रजातियां हैं उनको खोजने का एक अभियान ट्रांजिट लाइन के माध्यम से किया गया था। उसमें सभी ने जो यहाँ मौजूद तितलियां मिली उनके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लेकर उनको इकट्ठा करके और उनका एनालिसिस किया जा रहा है कि कितनी तरह की तितलियां हमारे यहाँ पाई जाती हैं और कितनी प्रकार की जो तितलियां हैं जो बाहर से अपना प्रजनन करने के लिए यहाँ मानसून के दिनों में आती हैं। तो ये बहुत बड़ा और बहुत ही नया नवाचार है जिससे अलवर के जो वन्यजीव प्रेमी हैं वो भी बहुत उत्सुक हैं और तितलियों के बारे में जानने को और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अब तक ऐसा जानकारी में आया है कि लगभग 35 प्रकार के प्रजातियां यहाँ फोटोग्राफ से पाई गई हैं, जिनमें से 25 तरह की प्रजातियों का जो अभी तक पता नहीं लगा है। उनके जो तितली विशेषज्ञ हैं उनसे राय ली जा रही है कि वो किस प्रकार की तितलियाँ हैं, कहाँ से आती हैं और उनका जीवन शैली और जीवन चक्र क्या है। तो ये निश्चित रूप से जो प्रकृति के अंदर तितलियों और मधुमक्खियों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तो उनकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी उससे एक जो विद्यार्थी हैं और जो वन्यजीव प्रेमी हैं उनको भी काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग,
थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा, 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान, सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 and 2338663।
हाथ, ये जो हाथ है ना, सिर्फ लकड़ी ही नहीं, हमारा कल भी तराशते हैं। ये कभी बाएं मुड़ो कभी दाएं मुड़ो ही नहीं, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये हाथ केवल सिलाई नहीं करते, देश को नया रूप देते हैं। बंद हो या हो कोई स्ट्राइक, इनका शटर हमेशा खुल जाता है। इन हाथों का यही तो आपसे नाता है। ये हाथ केवल हल नहीं चलाते, ये हाथ मिट्टी से सोना उगाते हैं। ये हाथ देश चलाते हैं। इनकी तरक्की में ही देश की तरक्की है और इन्हें हम आसानी से लोन देकर अपना फर्ज निभाते हैं। कैप्री लोन्स फर्ज निभाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। संभागीय आयुक्त पूनम ने गुरुवार को रामगढ़ का दौरा किया। उन्होंने यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उपखंड कार्यालय सहित पंचायत समिति दफ्तर में निरीक्षण किया। इसके अलावा अस्पताल में साफ सफाई को लेकर दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर एडीएम मीना कुमारी, एसडीएम अनिल कुमार मीणा, तहसीलदार अंकित गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमित राठौर और डॉक्टर बाबूलाल यादव आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा के शाहपुर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें स्कूली बच्चे और सवेरा महिला मंच से जुड़े कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया। शाहपुर सरपंच कृष्णा देवी भी यहाँ मौजूद रहीं। वहीं महिला मंच की चेयरपर्सन शीतल ने हरी झंडी दिखाई। पूरण सिंह गुर्जर ने भी इसमें शामिल सभी लोगों का उत्साह बढ़ाया। इसके अलावा इब्तिदा संस्था से पिंकी सेन और महिला मंच कार्यकर्ता बूबन आदि ने विचार रखे। और आज हमारे शाहपुर गांव में आम सभा में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हमारी महिलाओं ने प्रण लिया कि हम पेड़ अधिक से अधिक लगाएंगे और हर एक मेंबर पेड़ लगाएंगे। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी लिया कि हम हमारी बच्चियों को ज़्यादातर आगे तक पढ़ाएंगे और उनका भविष्य सुधारेंगे। मालाखेड़ा क्षेत्र में महाशिवरात्रि पर जहां जगह जगह कावड़ चढ़ाई गई थी, वहीं गुरुवार को सैनी कॉलोनी स्थित शिवजी मंदिर में हवन पूजन किया गया। यहां 40 से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा जल से जलाभिषेक किया था। वहीं गुरुवार को हरियाली अमावस्या पर 7 कुंडीय हवन संपन्न हुआ। इस दौरान हरि नारायण सैनी, जयराम, हरिकिशन, डूंगर सिंह, कमलेश, लखन और गौतम आदि की उपस्थिति रही। वहीं भंडारा भी आयोजित किया गया। मालाखेड़ा के राजगढ़ गेट स्थित चमत्कारी शिव मंदिर में महिलाओं ने भजन सत्संग आयोजित किया। इससे पूर्व भगवान भोलेनाथ को प्रसाद अर्पित किया गया। भजन सत्संग में बच्चों की मौजूदगी आकर्षण का केंद्र रही। श्रद्धालु सतीश कुमार चौधरी और जितेंद्र मिश्रा के अनुसार इस प्राचीन शिवालय को मरम्मत कर नया रूप दिया गया है। उधर ग्राम पीला ढाबा में कावड़ से गंगा जल लाने वाले श्रद्धालुओं का सरपंच सुनीता यादव ने स्वागत किया। इसके अलावा यहां स्थित शिव जी के मंदिर पर गंगा जल से अभिषेक किया गया। भक्त राजेश कुमार यादव ने बताया कि कावड़ यात्री ब्रजेश यादव गौमुख से 650 किलोमीटर पैदल यात्रा पूरी कर आए हैं। गौरतलब है कि कलसाड़ा बाग से भी 5वीं बार कावड़ लाने के लिए भोले के भक्त हरिद्वार गए थे। इनका भी स्टेट हाईवे से लेकर पूरे गांव तक भव्य स्वागत किया गया। कलसाड़ा बाग स्थित शिव मंदिर से पहुंचने से पहले उन पर पुष्प वर्षा हुई और अबीर गुलाल से अभिनंदन किया गया। साथ ही ढोल की धुन पर लोग झूम उठे। मालाखेड़ा नगरपालिका क्षेत्र में सुभाष चौक के समीप जोहड़ में जलकुंभ भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ऐसे में आवारा पशुओं के लिए यह दुर्घटना का सबब बनती जा रही हैं। साथ ही यहाँ रहने वाले लोगों को भी खतरा है। वहीं पानी के निकास के लिए नालियां नहीं हैं और इन पर अतिक्रमण कर लोगों ने मकान बना लिए। ऐसे में बारिश का पानी जमा हो जाता है और चारों ओर गंदगी दिखाई दे रही है। लोगों ने महामारी फैलने की आशंका जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। भर्तरी धाम में गुरुवार को हरियाली अमावस पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। ऐसे में वाहनों की लंबी कतार लगने से जाम लग गया। भर्तरी तिराहे और धाम से लेकर सरिस्का की ओर एवं खुशालगढ़ बंजारा होटल तक रास्ता बाधित रहा। सरपंच प्रतिनिधि पेमाराम सैनी के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा इसे लेकर प्रशासन को अवगत भी कराया जा चुका है। गौरतलब है कि भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यहाँ लक्खी मेला भी भरता है। वहीं सरपंच सुशीला सैनी भी पुलिस चौकी पर पर्याप्त स्टाफ लगाने को लेकर एसपी को पत्र लिख चुकी हैं।
माधोगढ़ स्टैंड पर आखिरकार रोडवेज बसों का ठहराव शुरू हो गया है। ऐसे में ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। इस दौरान हरिओम छाबड़ी, नरेश, धर्मवीर कसाना, महेंद्र और चंद्रपाल गुजर आदि मौजूद रहे। यहाँ बसें नहीं रुकने से ग्रामीणों और खासकर विद्यार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसे लेकर तमाम प्रशासनिक शिविरों में मांग रखी गई। साथ ही गांव के लोग नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से भी मिले थे। जागरूक नागरिक हरिओम गुजर के अनुसार अब यह मांग पूरी कर दी गई है। अकबरपुर क्षेत्र के वाल्मीकि मोहल्ले के लोग पानी नहीं आने से परेशान हैं। ऐसे में उन्होंने अलग से राइजिंग पाइपलाइन और वाल्व की मांग उठाई है। इस मोहल्ले में कुछ सालों से पानी की समस्या बनी हुई है। वहीं ऊंचाई पर होने के कारण करीब 30 घरों में पानी नहीं आ रहा। ग्रामीण बनवारी लाल ने बताया कि इसे लेकर अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। उधर महिला गोदावरी देवी और महेश कुमार का कहना था कि दूर दराज से पानी लाने के बावजूद पूर्ति नहीं हो पा रही। ऐसे में तत्काल वाल्व लगाया जाना चाहिए। 5 साल से दुख पा रहा है, बालक नीचे से ले रहा है, मटकी न भर भर परेशान हो जाए। रहना मैं बेलदारी जगह छुट्टी कर बैठ जाऊँ यहाँ। कितने घरों में परेशानी? कम से कम 15 घर है हमारा, ऊपर आधा नीचे, 10-12 घर नीचे, उनके भी नहीं आ रहा। तो वाल लगना चाहिए, प्लेट से कुछ फर्क ना पड़ो, वाल लगना चाहिए यहाँ पे हमारे। वाल और लेन बढ़नी चाहिए। पानी ऊपर छड़ता नहीं है, नीचे से बुढ़िया लाती है तो आधा पानी भरता, आधा नहीं भरता, नाबा दोबा सब कुछ रह जाता है। पीवा की पूर्ति ना पड़े। बताओ कितना दिन से परेशान है? घना एक दिन से 3-4 साल होते आई, वहीं से ही पानी आ रहा है। तो ये हमारे पानी की समस्या थी तो अयन साहब को फ़ोन करा था। अयन साहब ने बाल की बोली थी, वो बाल से फिर उन्होंने प्लेट लगा दी, प्लेट से पानी नहीं छड़ पा रहा अभी किसी के। फिर वो प्लेट की वजह से आगे जो 10-15 घर वो दुख पाने लग गए तो उनके भी नहीं छड़ पा रहा अगले घर उनके। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि जो लेन हो घूम के इधर से इधर को आ जाए इस तरीके से, और 2 बाल लग जाए, इधर का खुल जाए तो इधर का बंद हो जाए। तो इस तरीके से सबके पानी आ जाएगा, वो अगले भी नहीं दुख पाएगा और ना इधर के दुख पाएंगे। तो हमने जयन से सबसे खेली। अब जयन मैडम ने बोली थी बाल लगाने के लिए, वो अब तक नहीं लगा बाल भी। कितने घरों में पानी आ रहा है? कम से कम नहीं 30 घर तो मान के चलो। 30 घरों में? हाँ 30 घरों में नहीं आ रहा पानी। ज़्यादा परेशान है? ज़्यादा परेशानी बहुत ज़्यादा, सबसे खेली हमने। तो अब पानी कहाँ से लाते हैं? पानी वहाँ नीचे चौराया में आता, नीचे चौराया में से ऊपर भर के ले रहे थे ये लोग। अब हम तो क्या, हम तो डोल लेते, मर्द तो लेडीज डूब पाती है, ये भागी डोलती है पानी के लिए। तो ये लिए इसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, हमारे को सुविधा हो जो भी हमारी है। तो इधर से लेन में आके बाल लग जाए, जो भी हमारे 2 बाल है, एक इधर का खोलने का बंद करने का और एक इधर का बंद करने और खोलने का लेन। अकबरपुर चौपाड़ मंदिर पर गुरुवार को हवन यज्ञ के साथ रामायण पाठ का समापन हुआ। श्रावण मास में हर बार यह आयोजन होता है। यहाँ चौपाड़ ठाकुर जी के मंदिर में 24 घंटे का रामायण पाठ आयोजित हुआ था। मंदिर महंत पिंकू शर्मा और मोनू शर्मा ने बताया कि गुरुवार को समापन पर हवन हुआ और प्रसाद वितरण किया गया। सावन के इस पावन पर्व पर हमारे चौपाड़ वाले मंदिर में रामायण का आयोजन किया गया था कल, जिसका समापन आज हमारे यहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ पर हवन अनुष्ठान के द्वारा हमारे यहाँ पर आहुतियाँ दी जाएगी, जिससे हमारे धर्म का विकास होगा। अच्छा, तो अपने ग्रामीणों के सहयोग से होता है या नहीं? ये हमारे यहाँ पर हर साल चौपाड़ वाले मंदिर पर सावन के उपलक्ष्य में कराया जाता है। इसमें थोड़ा गांव वालों का भी सहयोग होता है और कुछ हमारा भी होता है। खैरथल में एक महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। यह महिला वार्ड 34 के गौरव पथ की निवासी थी। थाना प्रभारी राकेश कुमार मीणा ने बताया कि 35 वर्षीय धापू भाट ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं सैटेलाइट अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतका की शादी करीब 15 साल पहले हुई थी और उनकी 3 संतान हैं। वहीं महिला के भाई तेजाराम ने खैरथल थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी बहन बीमार थी, जिसकी दवा भी चल रही थी। अचानक महिला ने बुधवार को फांसी लगा ली। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। खैरथल की गोपालदास कॉलोनी में विधवा महिला के सूने मकान में लाखों की चोरी हो गई। स्थानीय निवासी मोहित ने बताया कि उनकी ताई ज्योति लालवानी तीर्थ यात्रा पर गई हुई है। गुरुवार सुबह यहां मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर भी सामान बिखरा हुआ था और चोर इलेक्ट्रॉनिक सामान सहित लाखों रुपए का सामान चोरी कर ले गए। सीसीटीवी फुटेज में 2 चोर नजर भी आ रहे हैं। उधर खैरथल पुलिस ने मौके का मुआयना किया है।
और ताई जी मेरी कहीं बाहर गई हुई थी और सुबह जब हमने 5:30 बजे यहाँ पे देखा तो ताला टूटा हुआ था, गेट खुला हुआ था और सारा सामान यहाँ बिखरा हुआ था। काफ़ी चोरी भी हुई है और जैसा कि हमारे को पास के CCTV में हमने देखा है उसमें 2 चोर है जो कि लगभग 12 बजे यहाँ एंटर हुए हैं और लगभग 1 बजे वापस यहाँ से निकले। कितने का सामान लगभग गया है? लाखों का सामान है, लेकिन मैं पूरी आंकड़ा आपको नहीं बता सकता क्योंकि ताई जी आएगी तो वो अच्छी तरह बता पाएंगी आपको। वो बाहर गई हुई है। आपने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी क्या? जी, पुलिस को मैं इन्फॉर्मेशन कर दे चुका हूँ और CCTV भी मैं उनको दे चुका हूँ। पुलिस मौके पहुँच गई थी? जी, पुलिस मौके पर आ गई। किशनगढ़ पास के समीप टहनोली स्थित जोहड़ वाले पंचपीर बाबा के स्थान पर सालाना भंडारे का आयोजन किया गया। कमेटी के अध्यक्ष राजेश कुमार सोनू ने बताया कि यह भंडारा पिछले कई वर्षों से लगातार हो रहा है। इसमें टहनोली सहित ग्राम इच्छा का, मथुरापुरी और बाघोर के ग्रामीणों का सहयोग रहा। इस मौके पर सरपंच संजीव कुमार, गोल्डी ग्रेवाल, किरण कुमार, शशि कुमार, वचनलाल जंगी, श्रवण चौधरी और मुकेश आदि ने अपनी सेवाएं दी। भिवाड़ी में नए SP प्रभात किरण का पदभार संभालने पर स्वागत किया गया। छठ पूजा सेवा समिति ने गुरुवार को उनका सम्मान किया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष मनोज गुप्ता सहित संजीव सिंह, चंद्रमा सिंह, अशोक तिवारी, विनोद, दिनेश, सोनू यादव और राजकुमार आदि मौजूद रहे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। रैली निकालकर उठाई छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग। वहीं कला कॉलेज के छात्रों ने जयपुर तक पदयात्रा भी की आरंभ। कावड़ लेने गए युवक के लापता होने के बाद पत्नी और बच्चों ने छोड़ा खाना। रामनगर निवासी परिजनों ने मुजफ्फरनगर और हरिद्वार थानों में करवाई रिपोर्ट। इलेक्ट्रिक स्कूटी में चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से लगी आग। रामानंद नगर में जले स्कूटी सहित आसपास खड़े कई वाहन। और अजय अग्रवाल को कांग्रेस से निकाले जाने को लेकर जारी है प्रतिक्रियाएं। वहीं अग्रवाल ने अब तक सहयोग देने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जताया आभार। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।